हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ फाइनली दोबारा से शुरू करने जा रहा हूँ इनविंसिबल आयरन मैन की सीरीज को, जो कि डार्क रेन के अंदर आप लोगों की मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट फेवरेट सीरीज बन के रह गई थी। इससे पहले मैंने कभी भी आयरन मैन की कोई सोलो सीरीज अपने चैनल पे शेयर नहीं करी थी, लेकिन जब डार्क रेन की बात आई थी तो उसके अंदर आयरन मैन की सीरीज ही सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त और बढ़िया किस्म से लिखा गया था इसको, क्योंकि हमने देखा था कि इसके अंदर जिस स्टार्क के पास सिविल वॉर के इवेंट के बाद से पूरी की पूरी दुनिया का कंट्रोल था, जिसने शील्ड को संभाला था, निक फ्यूरी की जॉब वो कर रहा था और हर चीज़ उसकी मुट्ठी के अंदर थी। सीक्रेट इन्वेजन के बाद सब लोगों ने उसको उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया कि जब स्टार्क यहाँ पे सिक्योरिटी का हेड था तो किस तरह से इतनी बड़ी इन्वेजन हुई और अर्थ के ऊपर ये सारा तमाशाबाजी हुई। और ऑसबॉर्न जैसा कि पावर के अंदर आ गया था तो उसने सारी चीज़ों के लिए कसूरवार स्टार्क को ठहरा दिया और वो वहाँ से स्टार्क की नौकरी छीन लेता है, साथ में मारिया हिल को भी फायर कर देता है और यहाँ से स्टार्क के पास अब कुछ भी नहीं होता है। उसकी हर एक बिजनेस के ऊपर उसने कंट्रोल हासिल कर लिया होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न को स्टार्क की वो फाइल्स चाहिए होती है। सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट का डेटा मौजूद है, यानी कि सारे के सारे हीरोज की आइडेंटिटीज मौजूद हैं। लेकिन टोनी स्टार्क ने उस डेटा को हर जगह से रिमूव कर दिया, सिर्फ एक ही जगह उसकी कॉपी मौजूद है और वो टोनी स्टार्क के दिमाग के अंदर है। लेकिन हम देख रहे हैं कि टोनी स्टार्क इस वक्त दुनिया में यहाँ से वहाँ भाग रहा है, कभी किसी कोने में कभी किसी कोने में, और वो अपने दिमाग की जो है अपनी खुद की मेमोरीज को मिटा रहा है ताकि वो अपने ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके साथ में वो डेटा भी ख़त्म कर दे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और अनोखी बात है। तो यहीं पे हमने साथ में ये भी देखा कि स्टार्क अपने पीछे जो है पेपर पॉट्स के लिए एक सूट छोड़ के जाता है जिसको रेस्क्यू आर्मर के नाम से जाना जा रहा है और वो यहाँ पे दुनिया में मदद कर रही है। लेकिन हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न ने उसके भी जो है पाबंदी लगा दी है कि वो अमेरिका से बाहर नहीं जा सकती है। तो इसी तरह से हमारी स्टोरी कंटिन्यू होगी और हम देखेंगे कि किस तरह से टोनी स्टार्क जो है यहाँ पे दुनिया के अंदर इधर से उधर भाग रहा है और पेपर पॉट्स वगैरह उसकी किस तरह से मदद करती हैं। साथ में मारिया हिल को भी उसने खुफिया मिशन के ऊपर भेजा था एक हार्ड ड्राइव को लेने के लिए, जो ऑलरेडी उसको मिल चुकी है। तो इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हमारे पास 6 इशूज़ होने वाले हैं, जिनको मैं 6 एपिसोड्स के अंदर कवर करूंगा और आई होप कि आपको सीरीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ का एक भी एपिसोड मिस ना करें और पाबंदी से इसको रोजाना मेरे चैनल के ऊपर देखें, तो फ़ौरन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से जब भी मैं एपिसोड को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बातों के इस कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है टोनी स्टार्क के साथ, जो कि हम देखते हैं कि अपने आर्मर के अंदर है और ये इसका काफ़ी पुराना एक आर्मर है और कहता है कि मैं अब तक जो हूँ यहाँ से वहाँ भाग रहा हूँ, कभी इस पॉइंट पे कभी उस पॉइंट पे, कभी इस जगह तो कभी उस जगह। और अब हम देखते हैं कि वो उड़ते उड़ते यहाँ पे रशिया के इलाके के अंदर पहुँच चुका है और कहता है कि मैं कभी कभार एग्जैक्टली भूल भी जाता हूँ कि मैं यहाँ पे भाग किस वजह से रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग अब वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो चुका है। लेकिन फिर मुझे अचानक याद आता है कि मैं किस लिए भाग रहा हूँ। तो इसीलिए मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ इस वक्त एक ही थॉट जो है बह रही है और वो ये है कि टोनी स्टार्क, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, तुम्हें फास्टर एंड फास्टर यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना होगा। तो टोनी स्टार्क के इस वक्त सिर्फ एक ही मंत्र है कि यहाँ से वहाँ भागते रहो और उन जगहों पे चले जाओ जहाँ पे शायद तुम्हें जाना भी नहीं चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क जो है एक मिलिट्री के बेस के अंदर करीब घुस रहा होता है, जिस वजह से वहाँ के जो मिसाइल्स होते हैं उसके ऊपर आर्म होना शुरू हो जाते हैं और वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि स्टार्क यहाँ पे जो है अपने रिपल्सर वगैरह को इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि ये इसका पुराना सूट है, इसके पास इतनी टेक्नोलॉजी इस वक्त नहीं है, तो वो मिसाइल्स उसको हिट कर जाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि एक मिसाइल को हिट करने से स्टार्क वहाँ पे आगे बर्फ़ के अंदर गिरता है और कहता है कि मैन, ये तो बहुत बुरी तरीके से लगी है। सिस्टम, हेलो, क्या तुम मौजूद हो? सिस्टम रिबूटिंग। ओह चलो बहुत बढ़िया, तुम अपना टाइम ले लो जब तक मैं भी अपने आप को सीधा कर लूँ। तो सिस्टम उसका बताता है कि लग रहा है कि हमारे सामने कोई चीज़ आ रही है। तो आयरन मैन बोलता है कि व्हाट द, और हम देखते हैं कि अगले बार उसको वार्निंग मिलती है, ये गलत कंट्री है और तुम गलत सूट के अंदर हो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कॉमरेड के तुम कौन हो, मुझे कुछ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्रिम्सन डायनेमो आयरन मैन को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और तुम वो हो ही नहीं सकते हो। आयरन मैन इतनी आसानी से गिर ही नहीं सकता है, तो तुम आयरन मैन तो हो नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे रशिया की जो एक सुपर हीरो टीम है विंटर गार्ड, उसका एक मेंबर क्रिम्सन डायनेमो यहाँ इसके सामने आ गया है और हम जानते हैं कि क्रिम्सन डायनेमो और स्टार्क की भी थोड़ी बहुत अच्छी बातचीत है। लेकिन वो यहाँ पे इस बात से शौक है कि अगर ये टोनी स्टार्क होता तो इतनी आसानी से एक मिसाइल लगने से नीचे नहीं गिर जाता।
लेकिन और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन स्टार्क चिल्लाता है अंदर से, दिमित्री दिमित्री ये मैं ही हूँ यार, मेरी बात जरा सुनो तो सही। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पे कोई बात नहीं सुन रहा होता और वहाँ पे अगले पर उसका हेलमेट खींच के तोड़ देता है और वो कहता है कि स्टार्क क्या ये तुम हो? तू कहता है कि मुझसे झूठ नहीं बोलना दोस्त, अगर तुम कह रहे हो कि तुम वो हो और अगर तुम वो नहीं निकले तो हेलमेट के अलावा मैं तुम्हारी खोपड़ी भी यहाँ से उखाड़ लूंगा। तो कहता है कि यार ये मैं ही हूँ स्टार्क, मैंने अपने आप को शेव किया है, दिमित्री प्लीज मुझे मारो नहीं, मैंने अपना लुक चेंज करा है और मैं अपने पुराने आर्मर के अंदर हूँ, प्लीज मेरी खोपड़ी उखाड़ के नहीं फेंक देना यार। और इस तरह हम देखते हैं कि दिमित्री बोलता है कि अरे टोनी मुझे माफ कर देना ओल्ड फ्रेंड कि मैंने तुम्हारे ऊपर इस तरह से मिसाइल बरसा है, अगर मुझे पता होता कि वो तुम हो तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। लेकिन वेल आखिरकार यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है और तुमने अपना हालत क्या बना ली है मैन? तो कहता है कि दिमित्री मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस वक्त मैं बहुत बुरी मुश्किल के अंदर फंसा हुआ हूं और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और यहाँ से हम लोग शिफ्ट होते हैं एक बस स्टेशन के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी वाला आदमी जो है बस के अंदर आके कहता है, हे सब के सब बस से उतर जाओ और मेरा मतलब तुमसे भी है, हे तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, बाहर निकलो यहाँ से, ये कोई होटल नहीं है लेडी, जाके एक होटल लो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक औरत जो है बस के अंदर सो रही होती है, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुलती है और कहती है हाँ मैंने तुम्हें सुन लिया है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो अपना चाकू निकाल के उसके ऊपर रखती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है, हाँ कौन हो तुम? तो कहता है कि मेरा नाम ग्रे हाउंड है, मुझे किसी ने नहीं भेजा है। ओ माय गॉड कोई यहाँ पे मौजूद है, कॉप्स को बुलाओ, सिक्योरिटी कॉप्स। और हम देखते हैं कि दरअसल वो औरत कोई और नहीं बल्कि मारिया हिल होती है। और हम देखते हैं कि वो यहीं से आगे बढ़ना शुरू करती है, लेकिन वो आदमी पीछे से बोलता है कि उस औरत को रोको, उसने मुझे मारने की कोशिश करी है। और पुलिस वाले उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मारिया हिल यहाँ पे बहुत स्पीड से जो है यहाँ से बाहर निकल चुकी होती है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं हॉलैंड टनल के अंदर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक गाड़ी के अंदर यहाँ पे पेपर पॉट्स और उसने यहाँ पे आज किसी डॉक्टर को मिलने के लिए बुलाया है। मैं जानती हूँ कि मुझे रूल्स तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं इसके लिए बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपको भी अपने साथ रूल्स तोड़वाने पे मजबूर कर रही हूँ। लेकिन इस वक्त हम 90 फीट अंडर हैं, तो इसका मकसद ये है कि इस वक्त ऑसबॉर्न जो है मुझे ट्रैक नहीं कर सकता है, तो इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे यहाँ मिलने के लिए आए डॉक्टर। तो कहता है कि हाँ वैसे तुम्हारी बात तो ठीक है कि जब मैंने कसम खाई थी डॉक्टर बनने की तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ऑसबॉर्न हमें इस तरह से तलाश कर रहा होगा और हमारी जान के पीछे होगा। लेकिन फॉर द मैटर मैं यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आया हूँ क्योंकि जो चीज़ इस वक्त आपके सीने के अंदर है उसको मैंने ही लगाया था, तो मुझे इस बात को मेक श्योर करना है कि वो चीज़ आपको मार ना रही हो। तो कहती है कि थैंक्स डॉक्टर, आप जानते हैं कि मेरे पिछले कुछ हफ्ते बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे, मतलब शील्ड के एम्प्लॉय होने के काफ़ी फ़ायदे हुआ करते थे, अब मुझे अपनी हेल्थ केयर इंश्योरेंस भी खो दी गई है, ये सब काम अब मुझे अपने आप पे करवाने हैं। तो यहीं से वो डॉक्टर पूछता है खैर मुझे ये बताओ मिस स्पॉट के आजकल तुम यहाँ पे क्या कर रही हो सूट के जरिए? तो कहती है कि कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ मैंने अर्थक्वेक्स को रोकने की कोशिश करी, कुछ रॉक स्लाइड से लोगों को बचाए, एक एरोप्लेन को जो है कैच कर लिया था, मतलब दो को कर लिया था एक्चुअली, एक ट्रेन जो ट्रैक से हट गई थी उसको वापसी ट्रैक पे लेकर आई थी, कुछ स्कूल के बच्चों को बचाया था और इस तरह के रिकवरी और रेस्क्यू के काम कर रही हूँ। तो डॉक्टर कहता है आप तो एक रियल लाइफ सुपर हीरो की तरह बात कर रही हैं मिस स्पॉट्स, कहीं आप भी कोई सुपर हीरो तो बनने के मूड में नहीं हैं? और अब तक ये देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि जो कुछ भी आपने करा इसका आपकी सेहत के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है, आपकी बॉडी जो है वो रिपल्सर जनरेटर को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर चुकी है, आप इस वक्त परफेक्ट शेप के अंदर मौजूद हैं। फिर तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने आपको यहाँ पे बुला के आपका वक्त बर्बाद कर दिया, क्योंकि मैं बस इस बात को मेक श्योर करना चाहती थी कि बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि मैं थोड़े अरसे के लिए यहाँ से कहीं बाहर जाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इस बात को मेक श्योर करना चाहती थी कि मेरे सफ़र पर मेरे साथ कुछ खराबी ना हो जाए। तो वहीं पे डॉक्टर पूछते हैं कि थोड़े दिन के लिए बाहर जाने वाली हो, इसका क्या मतलब मैं समझूं, क्या तुम ऑसबॉर्न के ऑर्डर्स के खिलाफ जाने वाली हो या कोई फ्रीलांस की जॉब तुमने ढूंढ ली है? तो कहती है कि वेल जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे रूल्स तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन डेस्परेट टाइम्स कॉल डेस्परेट मेजर्स, तो इसलिए मुझे ये करना ही होगा। तो वहीं से वो बोलता है कि मिस स्पॉट्स एक्सक्यूज़ मी। तो कहती है कि हाँ जारवेस बोलो क्या हुआ? तो जारवेस बताता है कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक इंटरेस्टिंग रिपल्सर एक्टिविटी को डिटेक्ट करा है रशिया के अंदर से, और अगर इस रिपल्सर एक्टिविटी को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये हमारा टोनी स्टार्क ही हो सकता है। और इसके अलावा सिलो ग्रेन एक्सप्लोजन हुई है बर्कली के अंदर और वहाँ पे 17 वर्कर जो इस वक्त फंसे हुए हैं जिनको इमीडिएट रेस्क्यू की ज़रूरत है। तो वहीं से डॉक्टर बोलता है कि रेस्क्यू, तो आजकल तुम अपने आप को इसी नाम से बुला रही हो ना? और इस तरह हम देखते हैं कि पेपर पॉट वहाँ से अपना सूट पहनती है और आगे की तरफ निकल जाती है। तो यहीं से हम शिफ्ट होते हैं दिमित्री और टोनी स्टार्क के पास, जो कि उसके सूट को देख के ये बोल रहा होता है कि ये तो एक फ्लाइंग कॉफिन की तरह है, मतलब बहुत ही पुराना है। तो स्टार्क बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये पुराना अब हो चुका है। तो कहता है ऐसा लग रहा है कि ये मैं कोई पुरानी मशीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने से। तो स्टार्क बोलता है कि ठीक है दिमित्री मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, ये पुराना हो चुका है, लेकिन मैं क्या करता, स्क्रल इन्वेजन के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही सूट बचा था जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता था, जिसके अंदर मैंने अपना नया प्रोग्राम नहीं डाला था जिसको स्क्रल्स के लोगों ने ख़राब कर दिया है। इसके अलावा मेरे सारे के सारे सूट्स वो कम्प्लीटली यूजलेस या फिर वेरी ब्रोकन हो चुके हैं। तो दिमित्री बोलता है कि ये बताओ कि तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है स्टार्क, तुम यहाँ से वहाँ भाग रहे हो और मैंने थोड़ी बहुत न्यूज़ में भी देखा था। इस वक्त मेरे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा कीमती डेटा मौजूद है जिसको बहुत ज़्यादा बुरे लोग जो इस वक्त तलाश कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके हाथ लग जाए। तो इसलिए मैंने सबकी शुरुआत करी है, मतलब मैं अपने दिमाग का थोड़ा थोड़ा करके हिस्से को डिलीट कर रहा हूँ। मुझे इसके लिए रिपल्सर जनरेटर से कनेक्ट होने की ज़रूरत पड़ती है,
जो कि पूरी दुनिया के अंदर मैंने अलग अलग जगहों पे छुपा के रखे हैं, और मैं वहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हुए जा रहा हूँ ताकि उन रिपल्जर जनरेटर्स को इस्तेमाल करके अपने दिमाग के जो डेटा को हूँ मिटा सकूँ। अगर ऐसी बात है कि तुम अपने आप को स्लोली मारना चाहते हो तो क्यों ना तुम एक बार एक वल्केनो के अंदर कूद जाओ, तुम्हारा पूरा का पूरा ब्रेन जो है वो वेपराइज हो जाएगा। तो वहीं से टोनी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि नहीं, मेरे ख्याल से अभी इतने बुरे वक्त नहीं आए हैं हमारे, चलो मैं तुम्हें नक्शे के ऊपर दिखाता हूँ, अब मुझे यहाँ पे जाने की ज़रूरत है। मैंने वहाँ पे एक स्टॉक फैसिलिटी खोली थी काफ़ी सालों पहले और एक वर्कशॉप भी बनाई थी। ये रशिया का एक शहर क्रिंस है, क्या तुम मुझे यहाँ पे ले जा सकते हो? तो कहता है कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा दूर है और मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ज़्यादा स्टूपिड हो, तुमने कुछ सोचा है कि तुम यहाँ से वहाँ कैसे ट्रैवल करोगे? तो वहीं पे स्टॉक जो है उसकी तरफ देख के मुस्कुराने लग जाता है और यहीं से हम देखते हैं कि दरअसल वो यहाँ पे जो है क्रिम्सन डायनामो का सूट उससे उधार लेके जा रहा है और वो बोलता है कि वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम ये जर्नी ख़त्म कर पाओगे? तो कहता है कि हाँ, मैंने सोच लिया और मुझे ये करना ही होगा। तो कहता है ये तुमने सोच तो लिया है, लेकिन क्या तुम इसके कैपेबल हो? तो कहता है कि नहीं, तुम सही कह रहे हो कि मैंने अपने दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें कमी महसूस करी है, जैसे अल्ट्रा हाई मल्टी प्रोसेसिंग जो मैं किया करता था वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो मैं थोड़ी बहुत लॉस करते आ रहा हूँ, मेरे रिफ्लेक्सेस जो हैं वो स्लो हो गए हैं, मेरा एक्सेप्टेबल लेवल जो है चीज़ों का वो बहुत कम हो चुका है, लेकिन मैं अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा सूट भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसके सारे के सारे कंट्रोल्स रशियन ज़बान के अंदर है, इसका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस वो भी रशियन के अंदर है। तो वहीं पे स्टॉक जो है रशियन ज़बान के अंदर बोलता है, मैं तुम्हें उस वक्त भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था जब तुम मेरी वहाँ खड़े होकर बैंड बजा रहे और रशियन ज़बान के अंदर चीख रहे थे, तो मेरे ख्याल से मैं इसको कंट्रोल कर ही लूँगा। तो कहता है कि चलो ठीक है, मैं मान लिया तुम्हारी बात को, लेकिन खैर मेरे तुम पुराने दोस्त हो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारी खैरियत पूछूँ। तो कहता है कि हाँ वो तुमने अच्छे तरीके से पूछ लिया है, लेकिन ये बात मत भूलना, मेरा जब दिल चाहे मैं तुम्हारे सूट को वोल्केनो के अंदर ज़रूर फेंकूंगा। और यहीं से टोनी स्टार्क जो है वहाँ पे निकलता है और क्रिम्सन डायनामो यानी कि जो दिमित्री होता है वो उसको जहाज़ के अंदर बैठ के कवर दे रहा होता है ताकि कोई और रशियन फोर्सेस इसके पीछे ना लगें, और वो बता रहा होता है कि हम लोग जो है अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और स्टार्क बोलता है कि थैंक्स फॉर द कंपनी कर्नल, डायनामो आउट। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे क्रिम्सन डायनामो का सूट इस्तेमाल करते हुए एक लोकेशन से अब दूसरी लोकेशन के ऊपर जाएगा ताकि अपने रिपल्सर को अपने साथ होकर के अपना डेटा मिटा सके। और यहीं से हम बर्कली के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो एक्सप्लोजन हुई थी जिसके बारे में जार्विस ने उसको बताया था, और वो यहाँ पे सब कुछ अच्छे तरीके से जो है हैंडल कर लेती है। तो वो कहती है ठीक है, ये हमारा काम तो अच्छे तरीके से हो गया, अब मुझे बताओ जो तुमने रशिया में कोई बात कह रहे थे रिपल्सर्स के बारे में, अब वो डेटा मेरे पास एक दूसरे शहर से आ रहा है। तो कहती है अच्छा, वाकई में इस शहर के बारे में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? तो कहता है कि हाँ, इस जगह के बारे में दो चीज़ें जो मेरे ख्याल से आपको पता होनी चाहिए। 7:15 सुबह के टाइम जो है 30 जुलाई को 1908 के अंदर एक ज़ोरदार धमाका वहाँ पे होता है जिसकी वजह से वहाँ के आसमान के अंदर एक मशरूम पाया गया था, और माना जाता है अब तक अर्थ के ऊपर होने वाले धमाकों में से सबसे खतरनाक धमाका ये है। और दूसरी बात, मिस्टर स्टार्क ने जो है इस धमाके की वजह से कुछ ज़्यादा ही दिल लगा लिया था, और वो कोल्ड वार ख़त्म होने के बाद वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी जगह को खरीद के अपनी एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी को बनाया था। तो पॉट्स बोलती है इसका मतलब ये है कि टोनी रशिया के अंदर है। तो जार्विस बोलता है कि बिल्कुल मैम, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो वो कहती है फिर तो हमें रशिया के लिए फ़ौरन निकलना चाहिए। कि मिस पॉट्स, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि इस वक्त हमारे ऊपर जो एक वॉल्यूशन लगाया गया है, मतलब आप जानती हैं कि ऑसबॉर्न हमारे ऊपर नज़र रखे बैठा है, हम जैसे ही अमेरिका से बाहर जाएंगे वो हमें ट्रैक करना शुरू कर देगा, और आपने तो कहा था कि आपको रूल्स तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा जार्विस, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कभी असली वाले जार्विस से मिले हो जो कि अवेंजर्स का बटलर है, मतलब वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बातें करता है? तो वो कहता है कि नहीं मैम, मैं अभी तक मिला तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मिल भी जाऊँ तो कितना ऑड होगा ये। और यहीं से हम हैमर के लोगों के पास शिफ्ट होते हैं और वो ऑसबॉर्न को गाइड कर रहे होते हैं कि यस सर, हमने टारगेट के ऊपर नज़र रखी हुई है और अभी अभी वो यूएस एयर स्पेस को छोड़ के निकल चुकी है, और उसकी लोकेशन और ट्रेजेक्ट्रीज को देखते हुए हमें लग रहा है चाइना या रशिया की तरफ कहीं जा रही है। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है रशिया, तो वो रशिया जा रही है। अगर पेपर पॉट्स रशिया जा रही है इसका मतलब तुम समझ सकती मिस हैंड कि उसने मुझे डिसअपॉइंट करा है। और कहती है कि वहाँ पे मैंने एक इनफॉर्मल कॉल का जो इंतज़ाम करा है, रिक्वेस्ट करी है वहाँ के एक बहुत बड़े आदमी से जो कि मेरे ख्याल से आपकी इसमें कुछ मदद कर सकते हैं, थोड़ी देर में कॉल मिल जाएगी। और इस तरह हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न वहाँ पे किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग कर्नल बुखेरेन, मेरा नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न है और मैं डायरेक्टर ऑफ हैमर हूँ जो कि अमेरिका के प्रीटी मच हर चीज़ को संभालता है। तुम्हें जैसे कि अच्छी तरीके से पता होगा कि टोनी स्टार्क जो है वो हमारी नज़र में एक बहुत ही बड़ा भगोड़ा है जिसके पास एक सेंसिटिव डेटा है जिसको लेके वो भाग रहा है। मेरे क्लोज एसोसिएटिव ने मुझे बताया है कि वो इस वक्त एक आर्मर के अंदर मौजूद है और वो इस वक्त तुम्हारे एयरपेस के अंदर ही मौजूद है, और जो डेटा इस वक्त टोनी स्टार्क अपने साथ छुपा के भागा हुआ है उसकी अगर बात मानी जाए तो वो डेटा इतना ज़्यादा खतरनाक है वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि रशियन फेडरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए मैं आपकी परमिशन चाहता हूं कि रशियन एयर स्पेस के अंदर हमें एंट्री की इजाज़त दी जाए ताकि जो मिस पॉट्स वहाँ पे उससे मिलने के लिए आ रही हैं हम उनको पकड़ सकें, और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम स्टार्क को भी पकड़ लेंगे। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जनरल बुकरेम की जगह कोई और नहीं बल्कि स्टार्क का दोस्त दिमित्री बैठा हुआ है, क्योंकि उसको सब पता था पहले से कि ऐसा कुछ होने वाला है। और यहीं से दिमित्री बोलता है नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मैं ये तुम्हारी ऑफ़र बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसके अंदर।
बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मिस स्पॉट्स को यहाँ पे थोड़ा सा घूमने देना चाहिए रशिया के अंदर, क्या पता वो थोड़ा एंजॉय करें। हाँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कुछ लोगों को पागल और बेवकूफ़ बना दो और लोग तुम्हारे पर विश्वास करना शुरू हो जाए कि तुम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हो, लेकिन तुम मुझे पागल नहीं बना सकते हो ऑसबॉर्न। तो इसलिए तुम जाओ भाड़ में और आज के बाद मुझे वापसी कॉल नहीं करना। और इस तरह हम देखते हैं कि दिमित्री वहाँ पे उसकी कॉल काट देता है और ये देख के ऑसबॉर्न बिल्कुल पागल हो जाता है। वो बोलता है कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई, और वो वहाँ पे अपना लैपटॉप वगैरह उठा के सब फेंक देता है। और यहीं से वो बोलता है, हाँ लगता है विक्टोरिया, अब हमें नई चीज़ों की ज़रूरत है। और इस तरह हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, और यहाँ हम एक अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ज़रा इस वक्त ब्लैक विडो रह रही है। और उसको कोई फ़ोन पे ये खबर दे रहा है कि वहाँ पे जो है उसको तलाश करते हुए मारिया हिल कभी भी पहुँच सकती है। और उसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि मारिया हिल इसके पास क्यों आ रही है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे चेक करने की कोशिश कर रही होती है कि मारिया हिल यहाँ पे है कि नहीं, और वो शाम में अपने किसी काम से जाती है। लेकिन जब वो वापसी लौट के घर पे आती है तो देखती है कि उसके दरवाजे के बाहर एक ब्लैक विडो का निशान बना हुआ होता है। वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये तो स्पाइडरमैन का काम लग रहा है, ये ज़रूर स्पाइडरमैन की शरारत होगी। और विडो यहाँ से वहाँ देखने लग जाती है, उसको छत पे मारिया हिल नजर आती है पेंट के साथ। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं रशियन फेडरल एयर स्पेस के अंदर, जहाँ पे पेपर पॉट्स कहती है कि तकरीबन 9 घंटे हो चुके हैं सूट के अंदर। नो ऑफेंस, अगर मैं यहाँ से जल्द बाहर निकल के एक शावर नहीं लिया तो मैं बहुत जल्द चिल्लाना शुरू कर दूंगी। क्या जारवेस कोई अपडेट है हमारे पास? तो जारवेस कहता है कि नहीं मैम, अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है आपके लिए। यहाँ पे रिपल्सर की नॉइज़ बहुत ज़्यादा डिटेक्ट कर तो रहा हूँ मैं, लेकिन अभी तक मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये क्यों और ये कहाँ से आ रही है। अगर हम जल्दी करने की कोशिश करी तो हो सकता है कि हम किसी गलत लोकेशन पे पहुँच जाएं, हमें थोड़ा सब्र करना होगा। पॉट्स कहती है लेकिन मुझे ये बताओ कि वाकई में तुम्हें लगता है कि यहाँ पे वो मौजूद था? तो जारवेस बोलता है कि ओ मैम, मुझे तो बिल्कुल लगता है कि वो यहाँ मौजूद थे, बल्कि ऐसा लगता है कि वो अभी भी यहाँ कहीं मौजूद हैं। बस उनके एनर्जी सिग्नेचर को ट्रैक करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जो कि मैं कुछ देर में कर ही लूँगा। तो वो हमें पॉट्स बोलती है कि हो सकता है कि वो ये जानबूझ के कर रहा हो, मतलब वो हमसे छुपना चाह रहा है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि एक एनर्जी का बबल जो है वो आके पॉट्स को चारों तरफ से घेर लेता है और वहाँ पे पेपर पॉट्स चिल्लाना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि उसको किसी और ने नहीं बल्कि क्रिम्सन डायनामो ने किया होता है, जो कि दरअसल इस वक्त टोनी स्टार्क ही है। और वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है, ये तुम क्या कर रहे हो, स्लो डाउन, तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो? तो वहीं पे वो बोलती है कि ये टोनी है ना, जारवेस चेक करो क्या ये टोनी है। तो जारवेस बोलता है कि बिल्कुल मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कंफर्म करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि टोनी इस वक्त इसको पहचान ही नहीं रहा है और कहता है कि तुम आखिरकार हो कौन और तुम्हें किसने भेजा है? लगता है कि ऑसबॉर्न ने अपने गंदे काम करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि पेपर उसको पकड़ती है और अपने साथ जमीन पर घसीटते हुए ले जाती है और कहती है कि ये मैं हूँ जर्क, तो मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? टोनी एंथनी एडवर्ड स्टार्क, मुझे पहचानो, ये मैं हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि पेपर वहाँ पे अपना हेलमेट उतारती है और कहती है कि टोनी क्या हो गया है तुम्हें, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? क्यों यहीं से हम दोबारा जो है हैमर के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे उसके लोग जो है यहाँ पे आके एक नया टेबल बना रहे होते हैं और ऑसबॉर्न यहाँ पे बात कर रहा था मैडम मैस्क्यू से। आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड के अंदर टोनी स्टार्क के हमने देखा था कि उसने मैडम मैस्क्यू को भी जो है आयरन मैन के पीछे लगा दिया था। और वो उससे बात करते हुए कहता है, मैडम मैस्क्यू, मैं सोच ही रहा था कि कब तुम मुझे कॉल करके खुशखबरी सुनाओगी। और वो वहीं से कहती है कि वो रशिया के अंदर है, ग्रीनसिक नाम की एक सिटी के अंदर। तो वो कहता है अच्छा, और तुम इस बारे में कैसे जानती हो? क्योंकि मैं इस वक्त ठीक उसके सामने खड़े हुए उसको देख रही हूँ और अभी मैं जो हूँ उसकी आखिरी दोस्त जो कि इस अर्थ के ऊपर मौजूद है उसका मर्डर करने वाली हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे मैडम मैस्क्यू रशिया पहुँच चुकी है और पेपर और टोनी के बिल्कुल ठीक सामने बैठी हुए स्नाइपर का निशाना लगाए हुए। टू बी कंटिन्यूड।